हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश मेडवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और हम भगवान से हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि वो जहां पर भी आपको रखे, खुश रखे और आपके जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिस सामर्थ्य और शक्ति की आवश्यकता है, जिस धैर्य की आवश्यकता है, वो धैर्य आपका बनाए रखे। आज के सेशन में हम सब विश्व युद्ध की बात करेंगे, दूसरे विश्व युद्ध की। और ये आप इस तरह से समझिए कि जो टॉपिक पिछले कई वीडियो से डिस्कस किए जा रहे हैं वो अपने आप में न सिर्फ विश्व के इतिहास को समझने के लिए बल्कि वर्तमान परिस्थितियों में जो कह सकते हैं कि विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो विभिन्न देशों के बीच के जो संबंध हैं उन संबंधों का अगर हम बेहतर विश्लेषण करना चाहें, अगर हम उसके बेहतर समझ विकसित करना चाहें तो निश्चित रूप से हमें विश्व इतिहास के इन सारे जो कंटेम्पोररी जो है, जो वर्ल्ड की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि आप सब फटाफट जुड़ पा रहे होंगे। और आज के सेशन में हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे। लास्ट सेशन में हमने बड़े विस्तार से यह समझाया कि विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं तो जो दूसरा विश्व युद्ध है उस दूसरे विश्व युद्ध के उदय की पृष्ठभूमि क्या थी, उसका जो बैकग्राउंड क्या था, उस बैकग्राउंड को हमने समझाने की कोशिश की थी। तो आज के सेशन में हम सब देखिए यहां पर जो टॉपिक दिया हुआ है वो है दूसरा विश्व युद्ध, कारण और परिणाम। ये कारण और परिणाम जो है वो वास्तव में एक छोटा सा टॉपिक नहीं है बल्कि एक बड़ा टॉपिक है। और आज शायद ही जो है हम सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो कारण है उस कारण का विश्लेषण कर सके। फिर भी पूरी कोशिश रहेगी कि आज के इस क्लास में मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण की बात जो है मैं आपको समझाऊं। आपने देखा कि जब हम पूर्वी समस्या की बात की थी और एक चीज हमने आपको बताया था कि जब हम पूर्वी समस्या की बात करते हैं तो वो पूर्वी समस्या क्या है। तुर्की ऑटोमन साम्राज्य जब कमजोर होने लगा तो पूर्वी यूरोप में उसकी जो पकड़ थी वो पकड़ भी जो है ढीली पड़ने लगी। तो वहां पे जो एक वैक्यूम की स्थिति उभर रही थी, उस वैक्यूम स्थिति का आप कह सकते हैं कि उसका लाभ उठाने के लिए बहुत सारे देश आगे आए, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, या फिर ऑस्ट्रिया हो, या फिर जो है रूस हो, या फिर अमेरिका हालांकि बाद में आया लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो है कह सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन सारे देशों का वहां पर अपना अपना इंटरेस्ट था। अभी अमेरिका अपेक्षाकृत जो है और सारे देशों की तुलना में न्यूट्रल था, लेकिन फिर भी अगर इन सारे देशों या पश्चिमी यूरोप के देशों की बात करें, अगर हम रूस की बात करें तो ये सब उस तुर्की के पतन होती या कह सकते हैं कि यूरोप का बीमार मरीज बन चुके तुर्की का जो है कह सकते हैं कि लाभ उसका उठाने या उसकी जो जगह थी उस जगह पर नियंत्रण स्थापित करने का एक अंतरराष्ट्रीय होड़ जो है वो प्रारंभ हुआ। उसी को पूर्वी समस्या कहकर पुकारा जाता है, उसे ईस्टर्न प्रॉब्लम कहकर पुकारा जाता है। और उसमें अगर आप उसको समझ जाते हो तो निश्चित रूप से आप प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध को समझ लेते हैं तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो है जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि को हम समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे विद्वानों ने यह कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो पेरिस शांति सम्मेलन हुए उसके बाद जो वर्साई की संधि हुई, उस वर्साई की संधि में ही जो है कहीं ना कहीं दूसरे विश्व युद्ध के बीज का वपन कर दिया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में जो भी घटनाएं घटित हुई उन सारी घटनाओं ने किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। और दूसरे विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो दूसरा विश्व युद्ध अपने आप में एक बहुत ही कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही व्यापक असर वाला युद्ध था। आप ये समझ जाइए कि इस विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय जो प्रभुत्व इसके पहले पूरे दुनिया में था वो यूरोपीय प्रभुत्व का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है और अमेरिका का वर्चस्व जो है वो स्थापित होता है। लेकिन अमेरिका का वर्चस्व तो हम अभी नहीं कह सकते। 1991 में उसके बाद जब यूनिपोलर पॉलिटिक्स जो है वो स्टार्ट हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब सोवियत संघ जो है वो कमजोर पड़ा
तब जाकर यूनिपोलर पॉलिटिक्स जो है अमेरिका की दादागिरी चलती है। हालांकि अभी का अगर तत्काल जो बात किया जाए तो उसमें कह सकते हैं कि जो मल्टीपोलर पॉलिटिक्स होता है ना, जस्ट लाइक उस तरह से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो परिणाम था, उस परिणाम की एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि यूरोपीय प्रभुत्व का पूरी दुनिया में अंत हुआ और फिर डाइपोलर पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है। और यही पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है जो बाद में कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो शीत युद्ध का प्रारंभ हो जाना या फिर यूरोपीय प्रभुत्व का खत्म हो जाना या फिर दो नए देशों का प्रभाव जो है धीरे धीरे बढ़ना, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो सोवियत संघ हो, या फिर इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं परमाणु युग की शुरुआत हो जाना। ठीक है, परमाणु संपन्न राष्ट्रों की जो कह सकते हैं कि जो संपन्नता परमाणु बम के संदर्भ में था वो लगातार बढ़ता गया और विश्व के पटल पर इतने ज्यादा परमाणु बम के जखीरे तैयार किए जा चुके थे कि अगर ये कहा जाता था कि उस बम का अगर विस्फोट, अगर कोई भी देश जो है उन्माद में की स्थिति में आकर अगर उस बम का विस्फोट कर देता तो आप ये समझ जाइए कि फिर इतनी भयावह स्थिति होती कि आप इसका आकलन केवल और केवल इस बात से कर सकते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में ही तो बम गिराए गए थे ना 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, लेकिन उसका असर जो है वो कितना व्यापक पड़ा। उसने ना सिर्फ स्थानीय जो जनजीवन था उस जनजीवन को, बल्कि संपूर्ण यूरोप को, संपूर्ण जापान को और जापान की वजह से संपूर्ण विश्व को जो है बहुत लंबे समय तक उसे सालता रहा, उसे कहीं ना कहीं जो है परेशान करता रहा। और आज भी उस भयावह जो मंजर है उस मंजर को अगर जो है कह सकते हैं कि उसकी अगर कहानियां अगर हम सुने तो वो कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में दहशत के भाव जो है पैदा कर देंगे। तो इस वजह से ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो असर था वो असर निश्चित रूप से बहुत ही भयावह था। और आप समझ जाइए यूएनओ की स्थापना किया जाना है ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से राष्ट्र संघ की स्थापना हुई उसी तरह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और ये कहा जाता है कि यह बात सही है कि राष्ट्र संघ जो है वो असफल रहा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी असफलता से जो हमें सबक मिले थे पूरी दुनिया को, जो उससे जो अनुभव मिला था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय में, उन सारी जो कमियां थी उन कमियों को कह सकते हैं कि उसे मुक्त रखने की कोशिश की गई। और इसीलिए ठीक है, ये बात सही है कि बहुत सारी जो है परिस्थितियां, बहुत सारे आरोप भी यूएनओ पर लगते रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्र संघ की स्थापना के तुरंत बाद जो है, यानी कि लगभग 20 साल के भीतर जो है जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई, वहीं यूएनओ की स्थापना के बाद अगर देखा जाए तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और लगभग जो है 65 यहाँ 55 हो गया, 55 और 23 लगभग 78 साल बीत चुके हैं और 78 ईयर्स बीत गए, लेकिन अभी तक तीसरा युद्ध नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तीसरे युद्ध के मुहाने पर पूरी दुनिया जो है वो खड़ी है। रूस यूक्रेन का युद्ध ले लीजिए, या फिर जो है चाइना और कह सकते हैं ताइवान का विवाद ले लीजिए, ठीक है, या फिर जो है अगर आप देखिए कहीं ना कहीं अगर आप मतलब जो है चाइना अमेरिका का जो तनाव है, ठीक है, इसी तरह से ईरान और इजराइल का जो विवाद है। तो इस तरह की जो पूरी दुनिया के पटल पर जो आपको कह सकते हैं कि जो तनावपूर्ण एक वातावरण दिखता है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। लेकिन फिलहाल भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अभी तक हम लोग यही देख रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं यूएनओ की एक प्रकार से जो है कह सकते हैं कि हम इस हिसाब से देखें तो वो कहीं ना कहीं सफल रहा है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध की इसीलिए ये परिस्थितियां समझना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब उस पूरे बैकग्राउंड को अच्छी तरह से समझ गए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो असर है वो असर क्या था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो प्रारंभ होने की जो परिस्थितियां थी, उसके जो फैक्टर्स थे, वो फैक्टर्स क्या क्या थे, उसी को आज के क्लास में हम लोग सिस्टमैटिक वे में डेवलप या कहने का मतलब उसको डिस्कस करना है। यद्यपि अगर देखें तो उसके पहले भी कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध मतलब इसके पहले के वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, बट वो सिस्टमैटिक नहीं था, वो एक तरह से कह सकते हैं जिगजैग या जैसे तैसे जो है हमने आपको बताया था। लेकिन ओवरऑल कभी कभार क्या होता है कि किसी भी विषय के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप पॉइंट वाइज डिस्कस मत करो, आप उसको एक तरह से कह सकते हैं कि उसको एक्सप्लेन करिए, चाहे उसकी सीमा कुछ भी हो।
आपको उसको मतलब बतलाते जाना है और जब आप सुनते जाते हो धीरे 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 तो उसमें आप रमने लगते हो, और तब जब आपको सारी परिस्थितियां जब आपको पता चल जाता है तो आप बहुत सरलता से उसके विभिन्न कारणों को आप ढूंढ सकते हो। तो आज के सेशन में पिछले क्लास के जो वीडियोस थे उसके आधार पर आज हम लोग कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके रिजल्ट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप सब फटाफट जुड़ पा रहे होंगे। आकाश पांडे जी, वैभव सिंह, सबका आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ठीक है, तो चलिए दूसरे विश्व युद्ध का हम सब कारण की बात करेंगे और बारी बारी से उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए कि ये चीज अच्छा, इसके पहले हम लोग जो है कुछ नोट कर लें। ठीक है, साथ में नोट भी करते रहना है। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम प्रथम विश्व युद्ध, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब चला था? 1939 से 45 ईस्वी के बीच में। ठीक है, 1939 से 45 ईस्वी के बीच में ये दूसरा विश्व युद्ध चला। ठीक है, और इसके पहले की अगर हम बात करें तो वो कौन सा युद्ध था? प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, और ये जो प्रथम विश्व युद्ध था ये कब हुआ? 1914 से 18 ईस्वी के बीच में। ठीक है, और ये कहा जाता है कि इसका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसका जो बीज है वो बीज इसी प्रथम विश्व युद्ध का जो परिणाम निकलकर सामने में आया, या प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो घटनाएं घटित हुई वास्तव में उसी में अंतर नहीं था। ठीक है, तो दूसरा विश्व युद्ध जो है वो क्या है, उसकी पृष्ठभूमि जो है वो कहां पर था? यहां पे था। तो हम लोग जो है 1914 से 18 के बीच में, ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध की जो परिस्थितियां थी वो सारी बातें हमने समझा। ठीक है, अब इस बीच में क्या क्या होता है? ठीक है, सबसे पहली चीज जो है वो क्या है? पेरिस का शांति सम्मेलन। ठीक है, पेरिस का शांति सम्मेलन होता है, तो पेरिस शांति सम्मेलन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है इसमें हमने आपको बताया कई संधियां की गई थी, लेकिन वर्साई की जो संधि थी ये संधि सबसे इंपॉर्टेंट है 1919 में। ठीक है, वर्साई की संधि, और ये जो संधि थी ना वो एक प्रकार की क्या थी? प्रतिशोधात्मक संधि थी। ठीक है, ये संधि जो है वो क्या थी? प्रतिशोधात्मक संधि, जिसको रिट्रीब्यूटिव जो है कह सकते हैं कि संधि कहकर पुकारा जाता है। तो सबसे पहला जो कारण है ना, पेरिस शांति सम्मेलन में जो है जो वर्साई की संधि की गई, वर्साई की संधि जो है ये इसका पहला कारण हो जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट रीजन बिहाइंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज द रिट्रीब्यूटिव ट्रीटी, वर्साई की संधि जो है वो इसका एक बहुत बड़ा जो है वो कारण था। और वर्साई की संधि क्या थी ये हमने आपको बहुत ही जो है सहजता से इसके संबंध में बताया था। ठीक है, तो वर्साई की संधि जो है वो किसके साथ किया गया था? जर्मनी के साथ। जो मित्र राष्ट्र थे, जो जीत गए, जो विजेता राष्ट्र थे, उस विजेता राष्ट्र के द्वारा कह सकते हैं कि जो है जो पराजित राष्ट्र जर्मनी था उसके साथ की जाने वाली एक संधि थी। और इस संधि के अंतर्गत कहा तो गया पेरिस एक शांति सम्मेलन, यानी कि पेरिस में शांति सम्मेलन किया जा रहा था। और करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि एक और ऐसे विश्व युद्ध से पूरी दुनिया को बचाए रखना। ठीक है, उस युद्ध का परिणाम इतना भयावह था, इतने लाख लोग मारे गए और इतने सारे जो है अरबों खरबों की जो संपत्ति जो है वो स्वाहा हो गया। कहा जाता है कि पूरी दुनिया इस बात के लिए फिक्रमंद थी कि इस तरह का युद्ध फिर से जो है वो ना होने पाए। तो जो मानवतावादी विचारक थे वो तो यही सोच रहे थे, लेकिन जो स्वार्थ से वशीभूत जो देश थे, जो साम्राज्यवाद की भावनाओं से प्रेरित जो देश थे, उन सारे देशों ने एक प्रकार से, विशेषकर ब्रिटेन, विशेषकर फ्रांस ने, उसने पराजित राष्ट्रों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया, चाहे वो इटली के संदर्भ में हो या फिर चाहे जर्मनी के संदर्भ में, तो इनके संदर्भ में उसने जिस तरह का दुर्व्यवहार किया वो कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि को तैयार किया। और आप इतना समझ जाइए कि इस वर्साई की संधि की अगर यहां पर आप देखिए तो आपको हमने जैसे कल की क्लास में यहां पे देखिए ये है आपका जर्मनी का क्षेत्र। ठीक है, इसको एकदम
आसानी से समझ सकते हैं और हमने कई बार आपको समझाया भी है। ठीक है, यहां पे देखिए कि ये फ्रांस है और ये क्या हो जाएगा, जर्मनी का क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो क्या है, जर्मनी। ठीक है, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो क्या है, जर्मनी है। तो ये जो जर्मनी का क्षेत्र है, इसके बगल में देखिए फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस है, इसके बगल में आप चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, ये सब समझना, ये चेकोस्लोवाकिया का क्षेत्र है, ये आपका फ्रांस का क्षेत्र है, ये जर्मनी का क्षेत्र है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा इटली हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे देख रहे हैं पोलैंड का क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या था कि जर्मनी का फ्रांस, यानी कि फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे का क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के समय में और दूसरे विश्व युद्ध के समय में भी जो है वो दोनों एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी थे। और फ्रांस ने जो है कह सकते हैं कि एक प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में जर्मनी ने उसको इतना प्रताड़ित किया था, इतना जो है कह सकते हैं परेशान कर रखा था कि जब इस युद्ध में वो पराजित हो गया, जब उसने सरेंडर बोला था, तो कहा जाता है कि फ्रांस जो है वो क्या है कि एकदम बदले की आग से जो है वो क्या है कि वशीभूत था। इसीलिए वर्साई की संधि में, और वर्साई कहां पे था, फ्रांस में था, इसलिए फ्रांस का इंपैक्ट वहां पर ज्यादा था। ठीक है, फ्रांस का इंपैक्ट जो है वो ज्यादा था और ये कहा जाता है कि फ्रांस ने अपना पूरे असर जो है वो इस संधि पर डाला और इसे एक प्रतिशोधात्मक संधि के रूप में परिवर्तित कर दिया। और इसका पूरा जो है कह सकते हैं कि इसकी जो विशेषता थी वो विशेषता एक प्रकार से जर्मनी के अगेंस्ट में थी। अच्छा, एक बात और समझिएगा कि बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि जो वर्साई की संधि थी, उस वर्साई की संधि में जो जर्मनी के साथ दुर्व्यवहार किया विजेता राष्ट्र के द्वारा, याद रखिएगा कि अगर जर्मनी जीत जाता है ना, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी या ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, ये सब, तुर्की हो गया, ये अगर जीत जाते तो क्या ये मित्र राष्ट्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते? एकदम जरूर करते। ठीक है, और ऐसा वो कर चुके भी थे। ठीक है, ऐसा वो कर चुके थे। ऑस्ट्रिया प्रशा का, फ्रांस प्रशा का युद्ध हुआ था 1870-71 में, तो उस समय प्रशा यानी जर्मनी जो है वो जीत गया था और उसने फ्रांस के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया था। उसका एल्सास लोरेन का प्रांत जो है वो छीन लिया गया था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रांस अगर या मित्र राष्ट्र जीत गए तो उसने जर्मनी के साथ बुरा सलूक किया, तो विजेता राष्ट्र पराजित राष्ट्रों के साथ अक्सर ऐसा ही सलूक किया करते हैं। ठीक है, और ठीक इसी तरह से अगर हम देखें, जर्मनी भी अगर इस युद्ध में जीत जाता तो वो भी जो है मित्र राष्ट्र के साथ उसी तरह का दुर्व्यवहार करते जिस तरह का दुर्व्यवहार जो है ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के साथ किया। लेकिन मैं जैसा कहकर ये कह सकते हैं कि मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं कि ब्रिटेन और फ्रांस ने जो कुछ भी किया वर्साई की संधि में वो सही था। मैं मतलब ये सारी बातें जानने के बावजूद भी कि जर्मनी भी फ्रांस के साथ ऐसा करता जैसा फ्रांस ने जर्मनी के साथ किया, जर्मनी ऐसा कर चुका था, ये सारी जो बातें हैं, ये बातें कहने का मतलब है कि जर्मनी के जो आचरण जर्मनी के प्रति ब्रिटेन और फ्रांस ने दिखाया उसको इंडोर्स करना नहीं था। वास्तव में अगर देखा जाए तो जर्मनी क्या करता, ये ऐसा होता तो वैसा होता, है ना। इस तरह की जो बातें हैं, इन बातों का यहाँ पर फिलहाल मतलब कह सकते हैं कि जो है इसका मतलब नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए कि अगर हम किसी भी मतलब कह सकते हैं कि किसी भविष्य में किसी बड़े जो है वो क्या है कि संकट से दुनिया को बचाना होता है, तो पराजित राष्ट्रों को भी कहीं ना कहीं जो है विजेता राष्ट्रों के साथ जो है विजेता राष्ट्रों को भी कहीं ना कहीं पराजित राष्ट्रों के साथ एक कह सकते हैं कि बराबरी के स्तर पर जो है उससे बातचीत करना होता है और करना चाहिए। अगर सचमुच में आप विश्व को बचाए रखना चाहते हो, उस जो है कह सकते हैं कि दावानल, उस जो कह सकते हैं कि जो युद्ध के जो दावानल है, उस दावानल से अगर बचाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं पराजित राष्ट्रों के साथ जब आप समझौता करते हो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके पराजय का एक बदला जो है वो लिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे वर्साई की संधि में क्या हुआ, वैसा ही हुआ। तो इस वजह से आप सोच लीजिए कि वर्साई की संधि में जो अल्सास लोरेन का युद्ध 1800 विजयी हुआ था तो छीन लिया था, यानी कि अल्सास लोरेन का जो प्रांत था वो फ्रांस का था, लेकिन जर्मनी उससे छीन लिया था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब वर्साई की संधि हुई, फ्रांस ने जो है अपना अल्सास लोरेन का प्रांत जो है वो वापस ले लिया। लेकिन क्या है कि जर्मनी जो है वो क्या है ना कि वो ये नहीं सोचता था
कि ये जो है उसी का था, उसने ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वास्तव में वो फ्रांस का था और जर्मनी ने बहुत समय तक अपने कब्जे में उसे रखा था। इसलिए जब फ्रांस ने जर्मनी से ये क्षेत्र इस संधि के अंतर्गत ले लिए तो कहीं ना कहीं जर्मनी को इस बात का एहसास हुआ कि ये मेरा क्षेत्र जो है वो क्या है कि ले लिया गया, हड़प लिया गया है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। फ्रांस ने, अब जस्ट लाइक इसको आप ऐसे समझिए कि पीओके जो है वो भारत का है ना, भारत का है, पीओके भारत का है। अगर भारत है उस पीओके को ले ले तो पाकिस्तान अगर वो चिल्लाए तो उसका चिल्लाना तो गलत है ना। आप इतने सालों तक कब्जे में रखा है लेकिन आपने गलत तरीके से कब्जे में रखा है, अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से गलत रखा है। तो अगर भारत ले लेता है तो पाकिस्तान का जो प्रलाप किया जाना एक प्रकार का जो है वो क्या होगा कि एक प्रकार से उसका एक नाहक जो है कह सकते हैं कि गलत उसका जो है प्रलाप होगा, ठीक है ना। तो सेम चीज है कि जर्मनी का यहां पे इस तरह का प्रलाप किया जाना कि अल्सास लोरेन का प्रांत फ्रांस को वापस मिल गया, ये वास्तव में गलत था, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखिएगा वर्साई की संधि से जो है कहीं ना कहीं अच्छा युद्ध की क्षतिपूर्ति का पूरा मतलब एक प्रकार से समझ जाइए कि जो है जर्मनी को इस युद्ध का एकमात्र जिम्मेदार मित्र राष्ट्रों ने ठहराया। इसलिए इस युद्ध से जितने भी जो है अब मानव जो जिसका क्षति हुई वो तो वापस लिया नहीं जा सकता है, लेकिन धन की जितनी क्षति हुई उसकी पूरी क्षतिपूर्ति करने का और भविष्य में जर्मनी जो है अपना सर फिर से ना उठा सके, उसको इतना बुरी तरह से कुचल दो कि वो कभी भी जो है फिर आंख उठाकर ना देख सके। इसलिए उसके पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने की हर तरीके से कोशिश की गई। उसकी सैन्य क्षमता को कंट्रोल किया गया, उसकी नौवहन, उसकी सैन्य नौवहन, नौ परिवहन, उन सब को जो है कंट्रोल किया गया। उसके आर्थिक क्षेत्र को जो है अपने कब्जे में रखने की कोशिश की गई या फिर राष्ट्र संघ के नियंत्रण में रखने की कोशिश की गई ताकि वो सर उठा ना सके, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना ये आपका जो है, लेकिन क्या है ना कि आप कब तक ऐसा करेंगे, है ना, कब तक जो है जब भी, यानी कि ये बात समझ लीजिए कि फ्रांस ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, लेकिन फ्रांस को इस बात का एहसास हो चला था कि जर्मनी जब भी ताकतवर होगा वो इस समझौते को स्वीकार नहीं करेगा और यही वास्तव में हुआ भी, ठीक है। जर्मनी में जब कह सकते हैं कि जब नाजीवाद का उदय तो होता है, जब हिटलर का उदय होता है 1933 से, उस समय से माहौल जो एकदम बिगड़ने लगता है, ठीक है। एकदम जर्मनी का जो शासक जो है कह सकते हैं कि जो हिटलर था वो हिटलर एकदम सिर पर जुनून सवार था कि उसको किसी ना किसी रूप में जो है वो क्या करना है, नाबूद करना है, ठीक है, अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस लाना है। उसने जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया उसके साथ बदला लेना है। ये सारी चीजें जो है वो क्या है कि हिटलर करता है और एक प्रतिशोधात्मक, जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रतिशोधात्मक बदला जो है वो कहा जाता है कि जर्मनी से लिया था। जब हिटलर जो है वो ताकतवर बना तो उसने वो भी प्रतिशोध की ज्वाला से एकदम ग्रसित हो गया और वो ब्रिटेन और फ्रांस को मजा चखाना चाहता था। लेकिन और इसलिए जो है जान लीजिए कि वो इतना ताकतवर बन गया था और इतना आक्रामक हो गया था कि ब्रिटेन और फ्रांस भी जो है वो डर गया। और इसीलिए क्या होता है कि एक युद्ध, एक जो है इसका कारण आ जाएगा वो है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ठीक है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। लेकिन अभी फिलहाल वर्साई की संधि हो गया, इसका हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉजेस, कारण, ठीक है। तो पहला कारण हो गया वर्साई की संधि, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो कारण है वो दूसरा कारण हो जाएगा साम्राज्यवाद की आकांक्षा, ठीक है, साम्राज्यवाद की आकांक्षा, ठीक है। अब यहां पे देखिए जब हम साम्राज्यवाद की आकांक्षा की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया। अब आप सोचो कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों लड़ा गया, इसलिए लड़ा गया था ना क्योंकि जो मित्र राष्ट्र है वो मित्र राष्ट्र ये कहते थे कि विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए जो है क्या है कि इस प्रथम विश्व युद्ध को लड़ा जा रहा है, ठीक है। अब आप ये समझो कि जिस युद्ध का मकसद बतलाया गया विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, क्या युद्धोपरांत ऐसा हुआ? नहीं हुआ। और इसका भारत का एग्जाम्पल कम से कम आप अच्छी तरह से जानते हो
कि भारत के साथ जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद कैसा आचरण किया गया। रॉलेट एक्ट लाया गया, फिर इसके बाद जालियांवाला बाग कांड जैसे नरसंहार को जन्म दिया गया, इसके बाद मार्शल लॉ लागू किया गया। तमाम तरह की ऐसी चीजें जो हरकतें की गई जहां पर यह लगता था कि वास्तव में वो छलावा था यह बात कहना कि मित्र राष्ट्र का इस युद्ध में जो संलग्नता है वो विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। ठीक है, तो ये बात एक प्रकार से जो है वो कहे कि इस तरह का युद्धोपरांत नहीं हुआ, बल्कि आप ये समझ जाइए युद्धोपरांत जो है ना फिर क्या होता है कि साम्राज्य विस्तार की एक नया जो कह सकते हैं क्लेवर और नया तेवर प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और विश्व के स्तर पर जो है साम्राज्य, जैसे देखिए ब्रिटेन और फ्रांस जो है, ये ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो क्या था कि एक प्रकार से पहले से ही साम्राज्यवादी था ना, पहले से ही जो है ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो पहले से ही साम्राज्यवादी था। लेकिन अब इस श्रेणी में है ना ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है, ये पहले से ही साम्राज्यवादी थे, पहले से ही साम्राज्यवादी था। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझिएगा कि अब क्या था, जर्मनी व इटली। ठीक है, अब देखिए जर्मनी और इटली की बात समझिए कि यहां पे एकदम पूरा बैकग्राउंड ये समझ लीजिए कि ब्रिटेन और फ्रांस क्या था कि जब हमने आपको बताया था कि सामंतवाद का जब पतन हुआ, यूरोप में जब इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट हुआ था, जब राष्ट्रीय राज्यों का क्या हुआ था, उदय हुआ था, तो राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, उसमें ब्रिटेन और फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन है ना, फ्रांस, बेल्जियम, ये सब जो है कह सकते हैं कि ब्रिटेन हो गया, जर्मनी और इटली, ये ध्यान रखना है कि वो इस मामले में वो पीछे रह गया। वो इतने टुकड़ों में बटा था ना, जर्मनी का जो यूनिफिकेशन और इटली का यूनिफिकेशन जब हुआ उस समय हमने आपको बताया था कि वो इतने टुकड़ों में, इतने क्षेत्रों में बटा था कि वहां पर, अच्छा दूसरी बात, वहां पे सामंतवाद की जो जकड़ थी, जो उसकी पकड़ थी, वो इतनी मतलब कह सकते हैं कि कड़क थी, इतनी कठोर थी, इतना जो है कह सकते हैं कि एकदम मतलब कह सकते हैं नस नस में समाया हुआ था कि वो बहुत जल्दी वहां पर जो है उस सामंतवाद का खात्मा नहीं हो सका, राष्ट्रवाद का उदय नहीं हो सका। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, 1870-71 तक जाते जाते जब जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन जब होता है, तो यूनिफिकेशन होता है तो एक तरह से क्या था कि वो अब तक चिर निद्रा में सोया हुआ था। यूरोप में ही उसके जो सहपाठी या सॉरी जो उसके जो है कह सकते हैं कि पड़ोसी जो देश थे, वो सारे देश, वो पूरी दुनिया में उसकी तूती बोल रही थी, किसी ना किसी रूप में, कमोबेश, कम या ज्यादा। लेकिन जर्मनी और इटली जो है वो क्या है कि जब अपने आंखें खोला, जब उसका जो है यूनिफिकेशन हुआ, जब दुनिया को देखा तो उसे लगा कि वो बहुत ही पीछे। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है ना, जस्ट लाइक आप ऐसे समझ जाइए कि खरगोश और कछुए की कहानी है ना, खरगोश और कछुए की कहानी की जब हम सब बात करते हैं तो हम लोग एक चीज जो है यही कहते हैं कि भाई जो स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस, एक निष्कर्ष जो निकाल कर हम आते हैं वो निष्कर्ष यही निकलता है कि स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, कि खरगोश सो गया था लेकिन कछुआ लगातार चलता रहा। खरगोश जो है ये सोचा कि अभी बहुत पीछे, अभी आने में वक्त लगेगा, वो सुस्ताने लगा, सो गया। कछुआ धीरे धीरे उसके बाद वो अपने रास्ते में डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, और तब जब इसकी नींद खुलती है तो पता चलता है कि कछुआ वहां पर पहुंच चुका है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इससे आप ये भी सोचो कि जब कछुआ निकल गया आगे, है ना, और जब खरगोश की नींद खुली तो वो कितना फर्राटे से भागा होगा, आप इस चीज की कल्पना कर लीजिए। ठीक है, वो कितना फर्राटे में लगता है, टाइम वाइम अगर उस समय या वो देख पाता तो देखा कि अरे बाप, इतना समय, इतना ज्यादा जो है हम सो चुके हैं, तो इतना ज्यादा देर तक सोया, तो ऐसे में क्या होगा कि वो जब भागा होगा कि अरे वो कछुआ निकल गया होगा, पहुंच ना जाए, तो उसकी रफ्तार बहुत तेज होगी कि नहीं होगी। जस्ट लाइक वही चीज है कि जब इटली और जर्मनी अपनी आंतरिक परिस्थितियों की वजह से, अपनी आंतरिक जो है भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से, जब वो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो सोया हुआ था,
वो सुषुप्त है, वो एक चिर निद्रा में सोया हुआ देश था जिसको इस बात की खबर नहीं थी या इस बात का असर नहीं पड़ रहा था कि दुनिया में और सारे जो यूरोपीय देश हैं वो यूरोपीय देश किस तरह से अपना असर स्थापित किए हुए। ठीक है, लेकिन जब वो यूनिफिकेशन हुआ तब उसने देखा कि बहुत सारे देश, अच्छा दूसरी बात क्या है कि यूनिफिकेशन जब हुआ तो उसका तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ, जब उसका औद्योगिकरण हुआ, तो फिर ये क्या है, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, मार्केट ढूंढने के लिए ये तमाम तरह की जो है वो क्या करते हैं, हथकंडे फिर अपनाने प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है, प्रॉब्लम ये रहती है कि ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ये सब क्या है, ये सब एशिया में अपना प्रभाव जमाए हुए था। इसी तरह से अफ्रीका में भी बहुत हद तक इसका प्रभाव स्थापित था। ठीक है, तो जब इटली और जर्मनी का उदय होता है तो वो सब वो, अच्छा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ है, कच्चा माल चाहिए, मार्केट चाहिए, है ना, अनाज चाहिए, ये सारी चीजें ब्रिटेन और फ्रांस को उनके उपनिवेशों से आसानी से, सरलता से मिल पा रही थी। लेकिन जो है यही चीज इटली और जर्मनी को प्राप्त नहीं हो पा रहा था। क्षेत्र नहीं बचे हैं ना, क्षेत्र नहीं बचे हैं तो वो क्या करेगा, ब्रिटेन और फ्रांस के ही जो क्षेत्र हैं उसी को तो छीनेगा ना। और जो ये छीना झपटी जो होगा ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से मतलब उन दोनों के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत ही तनावपूर्ण हो जाएंगे और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक बहुत बड़ी जो है पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जो है साम्राज्यवाद की आकांक्षा। तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जर्मनी वगैरह सब जो है ना वो सब देखिए अभी बाद में ये पता चलेगा कि जर्मनी जो है वो क्या, इटली जो है वो अबिसिनिया पर हमला कर देगा। उधर जापान को देखिएगा तो मंचूरिया पर आक्रमण करेगा। ठीक है, रूस जापान युद्ध होने लगेगा। तो इसी तरह से जो है जर्मनी का भी जो है जो क्षेत्र पहले था, जो जिसको हड़प लिया गया था, जो सार प्रदेश का रूर का जो क्षेत्र था, वो सब चीजें जो है वो पाने की कोशिश करेगा, नया नया क्षेत्र जीतने की कोशिश करेगा। और इसी में क्या होगा कि एक अंतरराष्ट्रीय एक तनावपूर्ण प्रतिस्पर्धा का जन्म होगा, अपने उपनिवेश को प्राप्त करने का, उपनिवेश बनाने का। इससे जो माहौल जो है तनावपूर्ण होगा वही जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि को जन्म देगा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम तीसरे जो है इसके कारण की बात करें, तीसरा जो कारण हो जाएगा वो है तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। ठीक है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण की नीति। ये तुष्टीकरण की नीति जो है वो क्या है, इस बात को आपको जानना पड़ेगा। ठीक है ना। तुष्टीकरण, तुष्टीकरण का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने स्वार्थ से इतना वशीभूत होते हो, ठीक है ना, कि सामने वाले की गलत हरकतों को यह जानते हुए कि वो गलत है और इस बात का सामर्थ्य होते हुए कि आप उस गलती को रोक सकते थे, लेकिन स्वार्थ आपके ऊपर इतना हावी था कि उसके गलत कामों को रोकने की आपने आगे बढ़कर कोई कोशिश नहीं की, तो उसकी ताकत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और वो इतना विकराल रूप धारण कर लिया। तब आप हरकत में आते हो, तब तक तो स्थिति बदल चुकी होती है। तो इसलिए तुष्टीकरण की जब हम पॉलिसी की बात करते हैं, जब हम पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट की बात करते हैं, तो ये जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है, सर मंचूरिया चाइना में आता है कि रसिया में? मंचूरिया जो है चाइना में आता है। ठीक है, मंचूरिया जो है वो चाइना में है। ठीक है, ये सवाल जो है चाइना इसी की वजह से जो है ना, मंचूरिया जो है लेवेस्ट्रॉस जो है कल हमने बताया था ना, वो जापान जो है वो जापान उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो चीज़ें जो है अभी हमें बताऊंगा। मंचूरिया जो है वो जो है वो चाइना में ही पड़ता है। ठीक है ना। चलिए, अच्छा मेरी बात आप समझिए। ठीक है हाँ, मैं क्या कह रहा था बात, हाँ, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। तो देखिए पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट क्या होगा, ये है ब्रिटेन है और दूसरा हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, ये ध्यान रखना है
कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है यहां पर कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का विजेता राष्ट्र। विजेता राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, ये विजेता राष्ट्र है प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि ये विजेता है। विजेता इसलिए था क्योंकि ये ताकतवर था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये समझना है कि ये ताकतवर था, तो ये इसको जो है, देखिए जो मंचूरिया है ना वो नॉर्थ ईस्ट चाइना में है। ठीक है ना, ये देख लीजिएगा। तो देखिए ब्रिटेन और फ्रांस ये विजेता राष्ट्र था। विजेता राष्ट्र है तो जाहिर सी बात है शक्तिशाली राष्ट्र भी है। ठीक है, शक्तिशाली राष्ट्र है। और इधर जो है अगर हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी ये पराजित राष्ट्र था और जो इटली था विजयी राष्ट्र। ठीक है, विजयी राष्ट्र है, यद्यपि असंतुष्ट राष्ट्र। ठीक है, इन्हीं परिस्थितियों में क्या होता है, जर्मनी में नाजीवाद का और यहां पे इटली में जो है फांसीवाद का उदय होता है। फांसीवाद का, यहां पे हिटलर का उदय होता है और यहां पे किसका उदय होता है, मुसोलिनी का। ठीक है, और आप ये समझ जाइए कि हिटलर जो है, नाजीवाद, फांसीवाद जो है, ये अगर देखा जाए दोनों की फिलॉसफी एक जैसी है। ठीक है, दोनों की फिलॉसफी एक जैसी है, दोनों क्रूर थे। और बल्कि फांसीवाद का उदय हिटलर के नाजीवाद से बाद में हुआ, पहले हुआ। लेकिन जो है आप इतना समझ जाइए कि फांसीवाद एक प्रकार से पहले उसका जन्म हुआ नाजीवाद की तुलना में। मुसोलिनी जो है पहले उसका उदय हुआ हिटलर की तुलना में। बावजूद इसके जब भी तानाशाह की बात की जाती है ना, वो तानाशाह की जब भी बात की जाती है तो ध्यान रखिएगा ये तानाशाह जो है वो क्या होता है कि उसमें हिटलर का ही नाम निकल कर आता है। और हमने आपको कल की क्लास में बताया भी था कि मुसोलिनी को इस बात का बड़ा कह सकते हैं कि उससे जो है बड़ा मतलब एक तरह से मतलब उसके लिए क्या प्रॉपर वर्ड का प्रयोग करो कि वो इस बात का लेकर जो है बहुत ही मतलब एक तरह से उसे लगता था कि दुनिया जो है वो इसकी तुलना में यानी मुसोलिनी की तुलना में हिटलर को क्रूरता के मामले में ज्यादा जानता है, जबकि उसने इस तरह की पॉलिसी की शुरुआत की। उसे बहुत अफसोस होता था कि दुनिया उसे जो है हिटलर को जानती है, लेकिन मुसोलिनी को जब भी हम तानाशाह की बात करते बड़ा हिटलर बनोगे कि हम लोग घर में हम लोग के जो है देश में एक प्रकार से ये कहावत हो गया कि कहीं पर भी तानाशाह की बात होने, अरे बहुत हिटलर बनने चले हो, है ना, हिटलर हो क्या, है ना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब कभी भी हम लोग नहीं कहते मुसोलिनी हो क्या, है ना, मुसोलिनी बनने चला है, कभी भी तो नहीं कहते ना। तो हिटलर जो है वो क्या है कि एक प्रकार से समझ जाए कि तो वो इतना, और इसका कारण क्या था कि देखिए इटली जो था ना, इटली जीता हुआ, ठीक है ना, ये जो है जीता था। और ब्रिटेन और फ्रांस ने लंदन की संधि के अंतर्गत, ठीक है, लंदन की संधि के अंतर्गत 1915 ईस्वी में इसने इसके साथ जो वायदे किए थे, इस इटली के क्षेत्र को हड़पा नहीं गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन इटली जो था वो क्या जाता है कि उससे जिस क्षेत्र की कामना थी और जो ब्रिटेन और फ्रांस ने लंदन की संधि के अंतर्गत उससे वायदे किए थे, बस उस वायदे को पूरा नहीं किया गया। देखिए एकदम फर्क समझिएगा कि इटली क्यों शामिल हुआ, जर्मनी क्यों शामिल हुआ, दोनों शामिल हुआ, दोनों में फांसीवाद नाजीवाद का उदय हुआ। लेकिन दोनों के उदय के जो कारण होंगे ना, दोनों के शामिल होने के जो कारण होंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा।
दोनों की असंतुष्टि थी। उसी असंतोषजनक परिस्थितियों में दोनों देशों में फांसीवाद और नाजीवाद जैसी ताकतों का जन्म हुआ। लेकिन दोनों की नाराजगी के जो कारण थे वो भिन्न भिन्न थे। जर्मनी के कारण क्या थे? जर्मनी जो है वो क्या कर रहा था कि उसके साथ प्रतिशोधात्मक, यानी उससे बदला लिया गया, युद्ध की सारी जो है वो जिम्मेदारियां उसके ऊपर डाल दिया गया, उसके क्षेत्र हड़प लिए गए, उसकी नौसैन्य व्यवस्था को जो है कमजोर किया गया, सैनिक क्षमता को सीमित किया गया, ये तमाम तरह के। लेकिन इटली के साथ ये बात नहीं थी। इटली को प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कैसे वहां पे फांसीवाद का उदय हुआ। इटली जो है उससे वायदे किए गए थे 1915 के, मतलब लंदन की संधि के अंतर्गत। और वो वायदे क्या थे कि जो क्षेत्र उसे चाहिए था ना इटली को, जो है वो क्षेत्र अधिकांशतः ऑस्ट्रिया के अधीन आता था। तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रिया से उसको अगर वो क्षेत्र चाहिए था तो इसको कहीं ना कहीं जो है मित्र राष्ट्र के सपोर्ट की आवश्यकता थी। और लंदन और ब्रिटेन और फ्रांस ये चाहता था कि जो ऑस्ट्रिया, तुर्की और इटली का जो एक ट्रिपल अलायंस था, उस ट्रिपल अलायंस को कमजोर किया जाए। और इसीलिए लंदन की संधि के अंतर्गत उसने क्या किया था कि उसने एक प्रकार से जो इटली है, ठीक है ना, उसने लंदन की संधि के अंतर्गत इटली को प्रॉमिस किया गया था कि वो सारे क्षेत्र दिए जाएंगे। लेकिन और यही सोचकर कि लंदन की संधि हो चुकी है, ब्रिटेन और फ्रांस वायदा कर चुका, इटली ने सब कुछ झोंक दिया। उसने जो है लाखों लाख लोगों को उसके उस युद्ध में जो अपने इटली वासियों को जो है वहां पे ले जाकर झोंक दिया सैनिक के रूप में। और उसमें बहुत सारे सैनिक जो है मारे भी गए, जीत भी गए। तो उम्मीद क्या पाल रखा था कि लंदन की संधि के अंतर्गत वो सारी चीजें प्राप्त होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जो भी क्षेत्र मिल गए वो अलग चीज है, लेकिन जितने बड़े की कामना की थी वो नहीं हुआ। उसकी तुलना में, यानी कि जो छोटे क्षेत्र दिए गए थे ना, उस छोटे क्षेत्र को प्राप्त करने में उसने जितने संसाधन का प्रयोग किया, जन और धन का प्रयोग किया, वास्तव में उसका वो कंपनसेट नहीं कर सकता था। और यही वजह होता है कि इटली में भयानक जो है युद्धोपरांत भयानक असंतोष के भाव जन्म लेते हैं, महंगाई चरम शिखर पर होते हैं, विरोध की भावनाएं बढ़ने लगती है, विद्रोह होने लगते हैं, तमाम तरह की ऐसी जो है वहां पर जो है। तब उन्हीं परिस्थितियों में पहले समाजवादी, बाद में जाकर जो है वो मुसोलिनी का उदय होता है। और वो सब जबाग दिखाता है कि मैं आपको ये करूंगा, मैं आपको बदल दूंगा, आपकी जिंदगी संवारूंगा, ये तमाम तरह की ऐसी चीजें होने लगी। और तब जाकर क्या होता है कि तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें, अब देखिए क्या है, इस तुष्टीकरण की नीति आप समझ। अब जब आप एक आक्रामक नीति का अनुपालन करने लगे जिसे निरस्त्र किया गया, उसको जो है, अब देखिए क्या होता है ना कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है इसके प्रति क्या करता है, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट अपनाता है। वो अपनी खोई हुई शक्ति को, स्वाभिमान को प्राप्त करना चाहेगा। इटली भी और जर्मनी, वो दोनों के दोनों प्राप्त करने चाहेंगे। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जो है बहुत लंबे समय तक जो है, आप कह सकते हो कि जब जर्मनी ने पोलैंड पर जब मतलब हमला किया, तब जाकर ये सब एक्टिव मोड में आते हैं। अदरवाइज इटली और जर्मनी के इस फांसीवाद और नाजीवाद या उसकी जो आक्रामक नीति थी, उस आक्रामक नीति का जो है वो क्या है कि एक प्रकार से मौन स्वीकृति जो है प्रदान करता रहा। और अब देखिए, अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर ऐसी क्या बात थी, क्या मजबूरी थी कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो जर्मनी क्या है कि वो उसके प्रति एक पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट का अनुपालन किया। तो देखिए इसका रीजन क्या था, इसका रीजन यहां पे समझिए। इसका रीजन जो था वो रीजन क्या था कि आप ये समझ जाइए, सोवियत संघ है, सोवियत संघ हो गया, और सोवियत संघ में क्या था, साम्यवाद, ठीक है। इसके बाद ये जर्मनी और इटली है, ये है जर्मनी। और इन दोनों जगहों पे कौन सी पॉलिसी थी, फांसीवाद की, ठीक है, फांसीवाद की। अब एक ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रिटेन और फ्रांस का, ब्रिटेन, दूसरा हो जाएगा फ्रांस, और यहां पर क्या था, पूंजीवादी देश। तो देखिए यहां पे क्या है ना, फांसीवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद एक दूसरे के क्या है, चीर प्रतिद्वंदी।
चिर प्रतिद्वंदी, जिसको कहेंगे आर्क राइवलरी, चिर प्रतिद्वंदी हो जाएगा। ठीक है, फांसीवाद और साम्यवाद जो है ना, वो भी चिर प्रतिद्वंदी एक दूसरे का। फांसीवाद, पूंजीवाद, ये भी एक दूसरे का, इसको चिर प्रतिद्वंदी नहीं कहेंगे, ठीक है ना, इसको प्रतिद्वंदी कहेंगे, आप ये समझ लीजिए। प्रतिद्वंदी है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, फांसीवाद साम्यवाद का प्रतिद्वंदी क्यों है, साम्यवाद पूंजीवाद का प्रतिनिधि क्यों है, पर जो है हमने एक क्लास में ये बताया था, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या थे, रीजन ये है कि ये निजी संपत्ति की बात करेगा, ठीक है, ये लोकतंत्र की बात करेगा, उत्पादन के साधनों के प्राइवेटाइजेशन की बात करेगा, निजी संपत्ति की बात करेगा, ठीक है, ये व्यक्तिगत डेवलपमेंट की बात करेगा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्र, यानी लोकतांत्रिक जो भी तरीके हैं उन सारे तरीकों में इसका विश्वास होगा। व्यक्ति को कहेगा कि हर व्यक्ति को श्रम के अनुसार जितनी मेहनत करेगा उसके हिसाब से उसको मिलना चाहिए, और वो भी मेहनत क्या, समाज के मतलब जो है सामाजिक उपयोग है, यानी कि कोई श्रम समाज के दृष्टिकोण से कितना उपयोगी है, उपयोगी श्रम के हिसाब से वो जो है उस व्यक्ति को कमाने का हक है, ठीक है, उस व्यक्ति की तुलना में जो सामाजिक दृष्टिकोण से अनुपयोगी कोई कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी बातें की जा रही थी रसिया की वजह से, ठीक है। सर मंचूरिया चाइना में आता है कि रसिया में, ठीक है, चलिए ये बात यहां तक क्लियर हो गई ना। तो यहां पे पूंजीवादी साम्यवाद एक दूसरे का विरोधी है, और आप समझ जाइए इतना विरोधी है, इतना विरोधी है कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहीं पे आप समझ लीजिए क्या होता है, इसी दो के बीच, इसी दो के बीच क्या होता है, शीत युद्ध होता है ना। तो ये कितना बड़ा शत्रु है, आज तक शत्रु है, आज तक शत्रु है। अगर आप देखिए चाइना, उत्तरी कोरिया, इसके बाद रसिया, ये सब के सब कम्युनिस्ट कंट्रीज है, सब के सब क्या है, कम्युनिस्ट कंट्रीज है। और जबकि आप यहां पे देखिए कि जो चियांग काई शेक जो चाइना में थे, चाइना में उनके नेतृत्व में राष्ट्रवाद की भावनाएं फलीभूत हो रही थी, वहां पर पल बढ़ रही थी, लेकिन साम्यवाद का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि चियांग काई शेक को भागकर फार्मोसा जाना पड़ता है, ताइवान जिसको कहते हैं, वहां पर जो है। तो इसलिए ताइवान में जो राष्ट्रवादी सरकार थी चाइना की, ठीक है, वो जो है, और साम्यवादी राष्ट्र चाइना क्या चाहता है, चाइना ये चाहता है कि वहां पर भी साम्यवाद का प्रभाव हो, है ना। तो चाइना में साम्यवाद और किसका झगड़ा था, राष्ट्रवाद का। अंत में जीत कौन गया, साम्यवाद जीत गया, और राष्ट्रवादी जो चियांग काई शेक थे वो भागकर जो है वो कहां चले गए, फार्मोसा, और वो फार्मोसा ताइवान जो आज भी है, और आज भी चीन जो है वो चाहता है कि उस पर अपना कंट्रोल स्थापित करे, लेकिन चूंकि वो पूंजीवादी राष्ट्र है, ठीक है, वो एक तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज का अनुपालन करता है, नेशनलिज्म की बात करता है, तो और जो अमेरिका है, जो पूंजीवादी राष्ट्र है, वो भी डेमोक्रेसी की बात करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अमेरिका का एक सपोर्ट जो है वो मिला रहता है। एक तो वैचारिक है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है जियोपॉलिटिक्स है, उसका कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हो कि बहुत बड़े आर्थिक रीजन है ना। तो आर्थिक रीजन है वो सही है, लेकिन एक बहुत बड़ा संघर्ष जो है वो वैचारिक संघर्ष है। तो जो आज जो है रूस और यूक्रेन का संघर्ष देख लीजिए, अगर यूक्रेन जो है नाटो की गोद में, तो नाटो का जन्म ही हुआ था रूस को जो है या सोवियत संघ को या उसके साम्यवादी विचारधारा को जो है रोकने के लिए, है ना। और नाटो की जब स्थापना हुई तो सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारों से प्रभावित देशों को लेकर उसने वार्सा पैक्ट किया था, पोलैंड की राजधानी वार्सा में, तो वार्सा पैक्ट किया था। तो वार्सा पैक्ट नाटो के अगेंस्ट में करना, ठीक है, नाटो का और यूक्रेन, यानी कि नाटो और वार्सा पैक्ट जो है दोनों एक दूसरे के विरोधी संगठन है। ये नाटो जो है पूंजीवादी देशों का संगठन है, वार्सा पैक्ट जो है वो किसका संगठन हो जाएगा, साम्यवादी देशों का। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं, दूसरे के जो है वो क्या है कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब यूक्रेन नाटो की गोद में जाने लगा, तो आप ऐसे सोचो कि यूएसएसआर का विघटन हुआ,
तो इस बात का जो रूस है ना, रूस को हमेशा मलाल रहता है कि उसका कोई क्षेत्र छिटक कर जो है उससे क्या हो गया, अलग हो गया। हमने आपको बताया था कि वहां पे कन्फेडरेशन था जिसमें जो संघ था वो विनाशी था, लेकिन राज्य जो है वो अविनाशी थे। अमेरिका में राज्य भी अविनाशी है और संघ भी अविनाशी है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है कि यहां पर संघ जो है अविनाशी है, लेकिन राज्य जो है वो क्या है, विनाशी है। अमेरिका में संघ भी अविनाशी है, राज्य भी अविनाशी है। सोवियत संघ में कन्फेडरेशन था, इसलिए वहां पर केंद्र जो है विनाशी था लेकिन राज्य अविनाशी। और यही मोटे तौर पे आप समझिए इसी व्यवस्था के अंतर्गत कि 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। तो जब विघटन हो गया तो यहां पर बहुत सारे 15 देश बने, 15 देश बने। अब 15, तो रूस को तो हमेशा इस बात का मलाल रहेगा ना कि पहले हमारी ताकत क्या थी, पहले हम सब मिलकर साथ में रहते थे, है ना। लेकिन अब अलग हो गए, चलिए अलग हो गए तो उसने एक बार अपने को संभाल तो लिया, लेकिन आप क्या किया कि आपने ना सिर्फ यूक्रेन ने ना सिर्फ जो है कह सकते हैं कि सोवियत संघ से अलग हुआ, अगर वो अलग होता, ठीक है अलग हो गया, लेकिन अगर वो न्यूट्रल रहता, वो कहता है कि भाई नहीं हम ना तो नाटो में जाएंगे और ना ही हम सोवियत संघ की जो है किसी तरह की मतलब कह सकते हैं कि उसका विरोध करेंगे या उसकी नीतियों को हम किसी तरह का इंडोर्स करते हैं, हमें स्वतंत्र रहने दो, तो आप अपनी सोवेरेंटी को जो है वो क्या के आधार पर आप न्यूट्रल होते। जस्ट लाइक आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भारत की वर्तमान सरकार है वो वर्तमान सरकार यूएसए के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते हैं, आपके रिश्ते रूस के साथ भी अच्छे हैं। तो एक तरह से आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि भारत जो है, आप ऐसे सोचो कि भारत का चाइना के साथ किसी तरह का भी तवांग में विवाद, अमेरिका ने कहा कि मैं भारत का सपोर्ट करता हूं, लेकिन जो है कह सकते हैं कि भारत ने कहीं पर भी कुछ ऐसा कहा, अमेरिका को धन्यवाद कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी हमें जो है इसकी आवश्यकता नहीं है, हम सब आपस में ही जो है इसको निपट लेंगे, और कहीं पर भी अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं होने दिया, है ना। तो होने नहीं दिया, अगर वो इन्वॉल्व होता, चाइना जो अभी कर रहा है उससे हो सकता है कि कुछ और तनातनी करता, है ना। तो भारत ने क्या किया, भारत ने अमेरिका से दोस्ताना, रूस के साथ दोस्ताना संबंध स्थापित रखते हुए भी उसने रूस को चाइना को समझाने को नहीं कहा, और न ही अमेरिका चाइना के अगेंस्ट में भारत को सपोर्ट देने की बात कर रहा था, भारत ने उसको लेने की भी कोशिश नहीं की। तो भारत क्या है, अपेक्षाकृत न्यूट्रल है, अपेक्षाकृत न्यूट्रल है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो न्यूट्रल है, ठीक है ना, ठीक है, तो जब न्यूट्रल है, ठीक है, तो यहां पर ऐसे समझिए, इसलिए भारत का क्या है, भारत के ना अमेरिका परेशान करता ना रूस परेशान करता है। चाइना की परेशानी का वो अलग कारण है, उसके लिए अलग तरह की जो है वो क्या की, लेकिन यूक्रेन जो है जब नाटो की गोद में बैठ गया तो फिर क्या था, वही चीज है कि इन दोनों के बीच इतनी प्रतिद्वंदिता है कि सोवियत संघ को जो है, जस्ट लाइक आप ये मान लीजिए कि इसके बीच में एक जगह मान लो, ठीक है ना, कि ये मान लीजिए कि ये क्या है, कौन सा जो है देश है, ये मान लीजिए यूक्रेन है, यूक्रेन। तो यहां पे क्या होगा, ये जो है यूक्रेन किसके साथ चला गया, इन सारे देशों के साथ, ठीक है, इन सारे देशों के साथ। तो सोवियत संघ की जो है कह सकते हैं कि इसका जो है समस्या समझिए, सोवियत संघ का यूक्रेन जो है वो क्या है कि इससे छिटक गया, स्वतंत्र हो गया। सबसे पहला मलाल इसको इस बात का है, लेकिन फिर भी जो है कह सकते हैं कि सोवियत संघ अपने को संभाल सकता था। ये क्या किया कि ये इससे छिटक गया, और साथ में क्या है कि वो नाटो की गोद में चला गया, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका की गोद में चला गया, पूंजीवादी देश की गोद में चला गया। तो सोवियत संघ को हमेशा ये लगता है कि नाटो जो है वो क्या है कि हमारा चिर प्रतिद्वंदी है। तो इस वजह से नाटो क्या करता है कि वो नाटो के थ्रू, नाटो को के अगर कह सकते हैं गोद में यूक्रेन चला गया तो उसका दो नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान ये होगा कि यूक्रेन पर अगर कोई तनाव कभी होता है तो नाटो देश उसका सपोर्ट करेंगे, अमेरिका उसका सपोर्ट करेंगे, जो अभी देखने को मिल भी रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर नाटो जो है अगर
कह सकते हैं यूक्रेन के साथ जो है संधि कर लिया अमेरिका का, तो वो अपनी सेना वेना जो है यूक्रेन में भेज सकता है। यानी कि एक प्रकार से आपने क्या किया कि यूक्रेन ने नाटो के साथ संधि किया तो नहीं अभी, लेकिन अगर संधि हो जाती है तो क्या होगा कि वो अपने क्षेत्र में उसके सैनिकों को भी भेज सकता है और वो रूस के बॉर्डर तक उसकी पहुंच हो जाएगी। और रूस के लिए ये मतलब उसको लगता है कि वास्तव में रूस ने जो है ना अपने देश में यही कहा है कि ये हमने बेवजह इसकी जो है ये हम अपने देशवासियों की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो नाटो जो है या पूंजीवादी देश हमें तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो एक तरह से वहां पे भरोसा उसने जीता भी है। ठीक है, ये बात सही है कि वहां पे कुछ ना कुछ रिवोल्ट्स भी हुए, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसने भरोसा इसी आधार पे जीता कि वहां पर जो है वो परिस्थितियां बहुत ही खराब है और आने वाले समय में अगर अभी संघर्ष नहीं करेंगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए ये क्या है कि एक नासूर बन जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिसी ऑफ पेपर। अब देखिए क्या है कि इससे जो है किसे रोकना है, सोवियत संघ को रोकना है। सोवियत संघ को रोकना है तो यहां पे फांसीवाद जो है वो क्या इधर हो गया, ये साम्यवाद का विरोधी हो गया। तो पूंजीवादी देशों ने कहा कि भाई देखो अपने आप फांसीवाद ये साम्यवाद क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो साम्यवाद की ताकत कमजोर होगी। ब्रिटेन और फ्रांस इसलिए फांसीवाद की हर हरकत का जो है जो सोवियत संघ के अगेंस्ट में होगा ये क्या करेगा, ये जो है कह सकते हैं कि फांसीवाद का सपोर्ट कर देगा या वो न्यूट्रल रहेगा। यानी कि जो पूंजीवादी जो है ना, ये ध्यान रखना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रारंभ हो जाना यह सिद्ध करता है कि पूंजीवादी देश का भी ये विरोधी हो गया था फांसीवाद। ठीक है, लेकिन फांसीवाद की तो मतलब साम्यवाद की तुलना में फांसीवाद को यह अपेक्षाकृत है, ये पूंजीवादी देश क्या करते थे, इसका समर्थन करते थे। समर्थन या इसके प्रति तुष्टीकरण की नीति, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, है ना। क्यों, अब देखिए समझिए, इसकी नजर में फांसीवाद साम्यवाद दोनों गलत है, किंतु फांसीवाद साम्यवाद की तुलना में कम खतरनाक। फांसीवाद साम्यवाद दोनों गलत, किंतु फांसीवाद साम्यवाद की तुलना में कम खतरनाक है। ठीक है, कम खतरनाक है, ये बात जो है। अच्छा, एक चीज सोचिएगा कि मतलब एक बहुत अच्छी बात हमने पढ़ी है पुस्तक में, वो ये बात हमने पढ़ी कि ये जो पूंजीवादी देश थे ना, वो पूंजीवादी देश मतलब जो ब्रिटेन और फ्रांस था, वहां के जो लोग थे वे लोग भी धीरे धीरे यह स्वीकार करने लगे थे कि जर्मनी के साथ बुरा सलूक किया गया, यानी एक आम धारणा बन गई थी। इसीलिए उन सारे देशों के वहां के राजनीतिज्ञों को, पॉलिटिशियंस को यह लगता था कि जर्मनी जो है, जो हिटलर इतनी हरकतें दिखा रहा है या उग्र राष्ट्रवाद का जो जन्म हुआ है इटली और फ्रांस में, उसके जो जो क्षेत्र हड़प लिए गए या उसके साथ जो जो दुर्व्यवहार किया गया, अगर वो क्षेत्र उसे मिल जाएगा वापस, तो फिर जर्मनी शांत हो जाएगा, इटली भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस का जो एजम्पशन था वो एजम्पशन सही नहीं था। वो बस इतना सोचता था कि नहीं भाई, सचमुच में वर्साई की संधि के अंतर्गत जो है हम लोगों ने जर्मनी के साथ बुरा सलूक किया। ठीक है, साथ में पेरिस शांति सम्मेलन में इटली को लंदन समझौते के अंतर्गत जो वायदे किए गए थे, उस वायदे के हिसाब से काम हम लोगों ने नहीं किया। इसीलिए क्या है कि ये सब इसलिए उतावले हैं, इसलिए इतने आक्रामक हैं कि जो वायदा हुआ या जर्मनी के साथ जो नुकसान हुआ वो सारे क्षेत्र वो वापस ले लेगा और उसके बाद वो शांत हो जाएगा। यानी उनका ये आकलन था ब्रिटेन और फ्रांस का कि जर्मनी और इटली के जो उद्देश्य हैं बहुत ही सीमित उद्देश्य हैं।
इसलिए ये उतनी प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं है, उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन साम्यवाद के जो उद्देश्य हैं पूंजीवाद के अगेंस्ट में, वो बहुत ही खतरनाक है। उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक बना रहेगा। लेकिन फांसीवाद का जो है, और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये बात सही भी उसका आकलन था, ठीक है, लेकिन आकलन जो है ये बात तब हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, जब कह सकते हैं कि जितना नुकसान पहुंचाना था दुनिया को पहुंचा गया, तब जाके इसको समझ में आया कि नहीं, फांसीवाद भी जो है वो क्या, फांसीवाद फिर खत्म हो जाता है। तो फांसीवाद, नाजीवाद अगर देखा जाए तो ठीक है, साम्यवाद के अगेंस्ट में या साम्यवाद की तुलना में अगर देखा जाए तो फांसीवाद और नाजीवाद का पूरी दुनिया में जो उसका असर है वो कुछ वर्षों तक, कुछ दशक तक रहा। लेकिन साम्यवाद का प्रभाव तो पूरी दुनिया में, ठीक है, ये बात सही है कि पहले क्या था ना, पूर्वी यूरोप जैसे युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड हो गया, इसके बाद हंगरी हो गया, ये सारे जो क्षेत्र थे ना, ये सब आप समझ जाइए कि ये मतलब साम्यवाद के गढ़ माने जाते थे। रूस के अतिरिक्त जो है चाइना हो गया, इधर उत्तरी कोरिया हो गया, तो ये सब क्षेत्र जो है अगर देखा जाए तो ये सब साम्यवाद के गढ़ थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो पूर्वी यूरोप भी धीरे धीरे क्या होने लगा, साम्यवाद से मुक्त होने लगा और पूंजीवाद को अपनाने लगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे अगर देखा जाए तो साम्यवाद कमजोर हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ, चाइना और उत्तरी कोरिया में जो आज उसका असर है, वो असर पूरी दुनिया को जो है उसकी जो जियोपॉलिटिक्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है कि साम्यवाद आज भी है और जितना भी है, ठीक है, कम हो गया उसका, उसके प्रभाव में आने वाले देशों की संख्या कम हो गई, पूंजीवाद के प्रभाव में आने वाले देशों की संख्या बढ़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सीमित क्षेत्र में ही सही, रूस में ही सही, चीन में ही सही और उत्तरी कोरिया में ही सही, ये कहा जाता है कि ये इतना खतरनाक है, कह सकते हैं कि पूंजीवादी देशों की नज़र में कि वो लगातार संघर्ष। लेकिन फांसीवाद, नाजीवाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक रहा, वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। स्पेन में फ्रैंको के नेतृत्व में, जापान में सैन्यवाद का उदय हुआ, इटली में फांसीवाद और कह सकते हैं जर्मनी में नाजीवाद, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन क्या है, फांसीवाद, नाजीवाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हो गया। पूरी दुनिया में कहीं पर है, धीरे धीरे अब गिने चुने राष्ट्र में कहीं कुछ होगा, लेकिन ओवरऑल खत्म हो गया। लेकिन क्या साम्यवाद खत्म हुआ? नहीं। तो ब्रिटेन और फ्रांस का ये जो आकलन है कि ये आकलन की फांसीवाद अपेक्षाकृत इसकी तुलना में कम खतरनाक है, लेकिन इसकी तुलना में कम खतरनाक है, हमारे लिए कम खतरनाक है। इसके उद्देश्य सीमित है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही ये शांत हो जाएंगे, लेकिन ये किसी भी हाल में शांत नहीं होने वाला, ये लगातार संघर्ष करेगा। तो साम्यवाद को लगता है, सोवियत संघ को लगता है ये हमारे लिए देश, हमारा देश हमारे कटु शत्रु है, इनको लगता है ये हमारे कटु शत्रु है, और इस तरह से जो है वो चल रहा है। और इसीलिए जो है वो क्या है कि जर्मनी और इटली की हरकतों का जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस उसका समर्थन करते रहे। कई बार ऐसा हुआ, आप सोच लीजिए कि इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि क्या था ना, कि इसको ऐसे समझिए, देखिए यहां पर कुछ बातें जो है इसमें बड़ा है यहां पे, है ना, कि यहां पर एक बात समझिएगा कि देखिए जर्मनी है ना, जर्मनी के बाद देखिए ये आज चेक और स्लोवाकिया दो अलग अलग कंट्रीज है, ठीक है ना। लेकिन पहले ये कंट्री जो है ना वो एक हुआ करते थे, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया। तो जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया जो था ना, वो क्या था कि वहां पर एक जगह था जिसका नाम था सुडेटन लैंड। कौन सा देश था? सुडेटन लैंड। ये जो सुडेटन लैंड था ना, ये क्या था? जर्मन बहुल क्षेत्र था, जर्मन बहुल क्षेत्र, ठीक है, ये जर्मन बहुल क्षेत्र था। जर्मनी जो था ना वो उस क्षेत्र पर जाकर सर्व जर्मनवाद जैसे कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहा था, कि वो कह रहा था कि भाई वहां जर्मन लोग ज्यादा हैं, वो क्षेत्र मेरा होना चाहिए, ठीक है। और यहां तक कि आप समझ जाइए कि एक म्यूनिक समझौता हुआ था जर्मनी में, ब्रिटेन और फ्रांस का जो है जर्मनी के साथ।
और उस म्यूनिख समझौते के अंतर्गत जर्मनी ने यह प्रॉमिस किया कि हमें उस क्षेत्र में जाने दीजिए, मुझे अपना जर्मन जो लोगों का जो बाहुल्य क्षेत्र जो सुडेटनलैंड है, वह उसी सुडेटनलैंड पे जो है मैं कब्जा करूंगा, वो मेरा क्षेत्र है, वो मेरे जर्मन भाषी लोग हैं, भाई लोग हैं, हमको वो चाहिए। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, उसको अनुमति दे दी। और यह कहकर उसने कहा कि जर्मनी ने वायदा किया कि मैं किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने सोचा कि ठीक है भाई, जाने दो तुम्हारा क्षेत्र, लेकिन और सब डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन जब वहां पे उसके विरुद्ध जब अभियान किया तो पहले सुडेटनलैंड को मिला लिया और उसके बाद क्या किया, पूरे चेकोस्लोवाकिया को इसने मिला लिया। ठीक है, पूरे चेकोस्लोवाकिया को इसने मिला लिया। इसके बाद यहां तक कि एस्टोनिया क्षेत्र था, जैसे सुडेटनलैंड जो है, यहां पर एस्टोनिया तो यहां पे नहीं दिख रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर दिखेगा बाल्टिक सागर है ना, उधर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये ऐसे देखिएगा, ऐसे ऐसे इस तरह की आकृति कुछ इस तरह की बनी हुई है। ठीक है ना, ये एस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया, लिथुआनिया। ठीक है, और ये हो जाएगा बाल्टिक सागर, इसी को बाल्टिक देश कहते हैं। ठीक है, ए लाली याद रखिए, ए लाली, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो लिथुआनिया, और यहीं पे देखिएगा ये है जर्मनी और ये है पोलैंड। ठीक है, तो जर्मनी जो है यहां पर थोड़ा सा और पास होगा थोड़ा, तो ये जर्मनी यहीं पर एक जो है ना, एक देश जैसे चेकोस्लोवाकिया में सुडेटनलैंड था ना, यहां पर एक क्षेत्र था मेमेल था। तो क्या था कि जब चेकोस्लोवाकिया को इटली मिला लिया, जर्मनी ने जब चेकोस्लोवाकिया को मिला लिया ना, तो वही एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जो लिथुआनिया था, लिथुआनिया को खतरा हो गया कि अब ये जर्मनी हमें भी छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि जो लिथुआनिया का जो मेमेल क्षेत्र था, वो मेमेल क्षेत्र भी जर्मन बाहुल था। और इसीलिए क्या होता है ना कि लिथुआनिया जो है वो क्या करता है कि उसको लगता है कि अब जर्मनी, हिटलर तो हमें छोड़ेगा नहीं, तो वो पहले से ही समझौता कर लेता है जर्मनी से, और वो कहता है कि नहीं, आप जो है मेमेल क्षेत्र जो है मेरा ले लीजिए, आप हम पर हमला मत करिए, हमें परेशान मत करिए, मेमेल क्षेत्र हमारा ले लीजिए। तो मेमेल क्षेत्र को जर्मनी ने अपने में मिला लिया, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि मेमेल एक बंदरगाह क्षेत्र था, जिसकी वजह से लिथुआनिया की डिपेंडेंसी जो है वो जर्मनी पे बढ़ गई। ठीक है, और इस सब का अब आप देखिए, इस सब का असर क्या पड़ेगा? असर ये पड़ेगा, हिटलर को ये लगने लगेगा कि हमारा जो ये आक्रामक तेवर है, ये आक्रामक तेवर जो है वो क्या करता है कि वो डरा रहा है किसी को, और डर से ही सरेंडर कुछ बोल दे रहा है। कुछ लोग जो है ब्रिटेन और फ्रांस, वो हमसे मतलब कह सकते हैं हमारी नीति का वो विरोध ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर अब क्षमता नहीं रह गई, हमारी ताकत बढ़ गई है। ये तमाम तरह के उसके अंदर एक जो है कह सकते हैं जो आक्रामक तेवर था, उसमें और एग्रेशन आता गया। और आपने देखा कि सुडेटनलैंड को मिलाना था, आपने पूरी चेकोस्लोवाकिया को मिला लिया, आपने युगोस्लाविया मिला लिया, या फिर उधर जो है वो क्या है कि लिथुआनिया का मेमेल क्षेत्र मिला है, तो फिर वहां पर भी असर हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि वो उसका प्रभाव जो है बढ़ने लगता है। लेकिन क्या होता है कि ये एक प्रकार से ब्रिटेन और फ्रांस ने उसके प्रति जो तुष्टीकरण की नीति का अनुपालन किया, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का अनुपालन किया, ये निश्चित रूप से जो है कह सकते हैं कि उसके लिए साहस बढ़ाने का काम किया। जबकि ब्रिटेन और फ्रांस की जो है कह सकते हैं कि इस लापरवाही की वजह से दुनिया कहीं ना कहीं जो है परेशान हुई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फिर बाद में शुरुआत होती है। लेकिन अभी 3 ही चीज़ें बताया, ठीक है, अभी और बातें इसके बारे में करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।